नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक के चैप्टर 2 में आता है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया, जिसमें ये समझा कि किस तरह से इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद में, पार्टीशन के साथ ही में अगर हम बात करें, कई तरह की चैलेंजेस थी। पार्टीशन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन का चैलेंज आया। उसके बाद में प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन की किस तरह से चुनौतियां थीं, जो राजा महाराजा की रियासतें थीं। उसके साथ और फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया में जो कई तरह के स्टेट थे, वहाँ से डिमांड उठने लगी कि उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा जाए। तो ये सारी चुनौतियाँ जो कंट्री के सामने थीं, इंडिपेंडेंस के तुरंत ही बाद हमने उनको चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 2 को डिस्कस करने की। तो कुल मिला जुला के जैसा कि आपको पता है, कंट्री को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। और उसी समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल को उसी समय इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 26 जनवरी 1949 को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ वो रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अभी तक रिपब्लिक डे तक यानी कि 26 जनवरी 1950 तक भी इंडियन पीपुल यानी कि जो भारतीय लोग थे, उनके सामने उनके पास जो गवर्नमेंट के रूप में थी वो वही गवर्नमेंट थी जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वही एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में रूल कर रहे थे। तो अब चूँकि इंडिया को डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ना था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी कि मैं एक तरह से कहें कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म या लिंग या किसी आधार पे हो, बिना किसी भेदभाव के एक पार्टिकुलर एज यानी कि 21 ईयर के उम्र, मतलब 21 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो अब इस आधार पे इलेक्शन कराए जाने की ज़रूरत थी। अब इलेक्शन कराए जाना भी इतना आसान काम तो नहीं था, तो इलेक्शन कराए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन को सेट करना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी, नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, और वो गवर्नमेंट कैसा होगा इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं, तो ये चैप्टर नंबर 2 वीडियो में मेनली होगा। फर्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो इस वीडियो में, वो ये कि किस तरह से इंडिया के सामने ये चैलेंज था कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को सेट करना, उसके बाद में इलेक्शन के क्या रिज़ल्ट आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक पार्टी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक तरह से कहें कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में सीट को जीत करके आती है रिज़ल्ट के रूप में जो आया। तो इसी को वन पार्टी डोमिनेंस कहा गया। आगे हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का यानी चैप्टर 2 का जो थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है वो ये है कि किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस जब 1960s 70s में ख़त्म होने लगता है तो और कई तरह की अपोजिशन पार्टियां इमर्ज करती हैं। इवन कांग्रेस जब अपने डोमिनेंस फेज़ में था तब भी कुछ अपोजिशन पार्टियां एक्टिव थीं, तो हम उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमने इतनी सारी चैलेंजेस, चाहे वो पावर्टी हो या इलिटरेसी हो, अनस्टेबिलिटी हो, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म या कम्युनल राइट हो या कास्ट से रिलेटेड जो इशू हैं, इनके बावजूद भी एक ऐसे पथ पर चलने का निर्णय तो किया कि हम डेमोक्रेटिक पथ पे चलेंगे,
यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से हम डेमोक्रेसी के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये रास्ता इंडिया के लिए आसान तो नहीं था, इसमें कई तरह के सीरियस चैलेंजेस थे। इवन उस समय वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ के जो बहुत बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े लीडर थे जिनको डेमोक्रेसी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, उन्होंने यहाँ तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका भी एक तरह से जो एक्सपीरियंस था दुनिया के ऐसे तमाम कंट्री जो कॉलोनियल, मतलब एक तरह से कहें कि औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट हुए थे, और जिन जिन कंट्रीज़ का देखा गया वहाँ पर अधिकतर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सेटअप हुई। कहने के लिए डेमोक्रेसी था नाम मात्र का, लेकिन जो एक तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट थी वो या तो मिलिट्री रूल थी या एक ही पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था, अपोजिशन पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, या एक ही व्यक्ति के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो इस तरह से इस आधार पे जो वर्ल्ड के कई बड़े साइंटिस्ट थे या कई बड़े लीडर थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये ऐसा दौर था जब ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में ही संभव हैं, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, जहाँ की पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, और सोसाइटी में या कंट्री में स्टेबिलिटी है। तो ऐसे कंट्री में डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर सकता है, ना कि एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर कास्ट जैसी बहुत ही ग्रांट रूटेड चीज़ें हैं, या इलिटरेसी है बड़े स्तर पे, अनपढ़ लोग हैं जिनको इस तरह की इलेक्शन और चीज़ों का ज़्यादा जानकारी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है बड़े स्तर पे, क्योंकि कंट्री अभी पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, तो अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, अलग अलग स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड उठ रही थी। तो जो विदेशी लोग, विदेशी साइंटिस्ट थे बाहर के या और लीडर थे, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था उनका भी कहना एक तरह से उनके हिसाब से गलत नहीं था, लेकिन उन्हें इंडिया की सिचुएशन का शायद सही अंदाज़ा नहीं था। और क्योंकि इंडिया की जो कंडीशन थी वो एक तरह से कहें कि अभी वो इंडिपेंडेंट हुआ था, और इंडिपेंडेंस के बाद में जो लीडर थे उनकी माइंडसेट का उनको सही अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस यही देख रहे थे कि ये कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट हुआ है और ये भी वही पथ अपना लेगा धीरे धीरे करके जो और कंट्री ने अपनाया है। लेकिन कई चीज़ें जो बाद में चल के सामने आईं, जिन्होंने चीज़ों को और अच्छे से क्लियर किया, उसमें हमारे जो लीडर थे, अगर हम बात करें मेनली, तो वो इस बात को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे, बहुत क्रिटिकल थे कि जो डेमोक्रेसी है वही इंडिया की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। तो उनका ध्यान इस बात को था कि डेमोक्रेसी प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन है। जैसे कि विदेश के और जो लीडर थे, साइंटिस्ट थे, वो ये देख रहे थे कि इंडिया के लिए डेमोक्रेसी एक प्रॉब्लम है, इंडिया डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया के उस समय के लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए या जवाहरलाल नेहरू हुए या और जो लीडर थे, उन्होंने देखा कि इंडिया की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए इंडिया में इतनी ज़्यादा पावर्टी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, या इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ज़्यादा सूटेबल है तो वो डेमोक्रेसी है। और इसीलिए वो सब डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में देखने लगे, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में। although competition and power two important feature in the politics, the purpose of political activity is and should be deciding the pursuing of public interest। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कंपटीशन और पावर ये दो ऐसी चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में जिनका पर्पज़ पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और मेनली पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करना होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास पावर है तो आप कई तरह की गलत चीज़ें भी कर सकते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट साधने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेकिन
इंडिया के सिचुएशन में अगर कंपटीशन के साथ साथ पावर है तो इसका यूज किया जाना चाहिए। जो इंडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में देख रहा था डेमोक्रेसी को, वो पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में देख रहा था, और यही वो रास्ता था जो हमारे लीडर्स ने अपनाया। तो जैसे कि हम अभी शुरू में बात किए कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, वो पहली बात तो एडल्ट फ्रेंचाइज पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे था नहीं। उसमें कुछ गिने चुने लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था, और उन्हीं से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में या इवन उसके दौरान ही, वही इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में रूल कर रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम जब ख़त्म हो गया तो अब ज़रूरत था देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का, यानी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्री में। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब सेटअप होगी जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कराने के लिए किसी एक इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत थी कंट्री में। तो इसके लिए 1950 में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, या एक तरह से उसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ 1950 में, जिसमें पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में आए सुकुमार सेन। कंट्री में पहला जो जनरल इलेक्शन मतलब कि लोकसभा का इलेक्शन, नॉर्मली उसी को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। कई बार ये असेंबली इलेक्शन स्टेट की जो एक तरह से कहें असेंबली है उसको बोला जाता है, और जनरल इलेक्शन लोकसभा को। तो जनरल इलेक्शन जो कंट्री में एक्सपेक्टेड था कि वो 1950 में होगा, क्योंकि 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था 1950 में। अब उसके बाद में ही 2-4 महीने या 4-6 महीने में, क्योंकि अभी पूरा साल बचा हुआ था, तो ये अनुमान था कि 1950 में इलेक्शन होगा और सरकार बनाई जाएगी। बट शुरू में ऐसा लग रहा था लोगों को कि क्या करना है, बस इलेक्शन 2-4 महीने या 4-6 महीने में हो जाएगा और उसके बाद में फिर सरकार बन के और सारा काम होगा। बट इतना आसान भी नहीं था ये काम, क्योंकि इलेक्शन के लिए कई सारी ऐसी डिटेल्स की ज़रूरत होती है जो उस समय इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, और कई तरह के काम होते हैं जो इलेक्शन कमीशन को करना था, और उन चीज़ों को करने के लिए इलेक्शन कमीशन को काफ़ी टाइम लगने वाला था। कौन से काम थे वो? जैसे कि डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन का मतलब ये, जैसे कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यानी कि विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र। तो जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो वो उसको हम विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, और जब मतलब एक तरह से कहें एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होगा, वहीं पर एक संसदीय क्षेत्र में एक सांसद होगा। तो कुल मिला जुला के कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जितनी सीटें हैं उतने पार्ट में पॉपुलेशन के बेसिस पे या और कई बेसिस हैं उसके, उस आधार पे डिवाइड किया जाता है। एक एक पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को फेरबदल करना, क्योंकि इसके पहले भी इलेक्शन हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार इलेक्शन हुआ था, ब्रिटिश टाइम में भी इलेक्शन हो रहे थे। तो उसकी बाउंड्री को चेंज करना, क्योंकि अब हम उन रास्तों पर एकदम से नहीं चल सकते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि उनके द्वारा कई ऐसे रास्ते भी बनाए गए थे जो सिर्फ उनके हित के लिए थे, लोगों के हित के लिए नहीं थे, वो जो हमारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर रहे थे। कई तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को ध्यान में नहीं रखा गया था, कास्ट आइडेंटिटी को ध्यान में नहीं रखा गया था, या फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को ध्यान में नहीं रखा गया था जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म कर रहे थे। तो अब ज़रूरी था कि उसको हम उन सारी बेसिस पे एक तरह से कहें उनको एकोमोडेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करें, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने डिलिमिटेशन का काम करना था, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना था, कौन लोग होंगे या कौन लोग हैं कंट्री में जो एलिजिबल हैं वोटर्स के लिए, उनकी लिस्ट फॉर्म करनी थी। तो ये सारा काम इतना आसान नहीं था। सभी की डिटेल लेना, कितने एज के हैं, किस कास्ट के हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन को फ्री और फेयर भी करना था। अदरवाइज़ कोई कहीं भी वोट कर ले रहा है और किसी दूसरे के नाम पे कोई दूसरा वोट कर रहा है,
तो ये फ्री और फेयर तभी होगा जब हमको सभी की ऑथेंटिक डिटेल होंगी। लगभग 40 लाख महिलाएं जो कंट्री में थीं वो इस पहले लिस्ट में लिस्टेड ही नहीं थीं, और ढेर सारी महिलाओं का तो नाम भी नहीं था उसमें। उनका जो डिटेल पॉइंट आउट किया गया वो ये, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है मोहन, तो उसकी पत्नी का नाम मान लीजिए राधा नाम है, तो उसका नाम उस इलेक्टोरल रोल में राधा के नाम से नहीं रखा गया, वो रख दिया गया मोहन की पत्नी, मोहन की माँ या मोहन की बेटी, इस तरह से। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो तो उसके नाम पे है। अब वहाँ ये पॉइंट आउट कर पाना कि वो मोहन की पत्नी है, मोहन की माँ है, क्या है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था। तो पहला जनरल इलेक्शन काफ़ी टफ काम था। उस समय जो इलेक्टोरल रोल बनाया गया, जिसमें जो वोटर लिस्ट बनाई गई, उसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे। क्योंकि और भी मतलब पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा था, और एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने कहा था, तो कई ऐसे लोग छूट भी गए। उसके कई रीज़न हम बताएंगे। ये 17 करोड़ एलिजिबल वोटर जो थे वो इलेक्ट करने वाले थे 3200 MLAs को, जिनको विधायक कहते हैं, और 489 MP को, जो कि लोकसभा के लिए इलेक्ट किए जाने हैं। 3 लाख से ज़्यादा ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिक्रूट किए गए इलेक्शन को कराने के लिए, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे कुछ ऑफिसर होंगे जो उसकी फ्री और फेयर इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। पहला जनरल इलेक्शन जो था वो एक तरह से कहें कि एक बहुत बड़ा टेस्ट था एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर पुअर्स, इलिटरेट और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इसमें। तो एक तरह से ये एक तरह की गैम्बलिंग थी, जिनको रामचंद्र गुहा ने कहा है द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, क्योंकि ये इलेक्शन आगे चल करके, जैसे कई कंट्री में हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट को अपोजिशन पार्टी ने मानने से ही इनकार कर दिया। तो अगर नहीं माना जा रहा है तो कंट्री में डेमोक्रेसी के बजाय हो सकता है दूसरा कोई चीज़ आ जाए, या अगर वन पार्टी डोमिनेट, मान लीजिए एक पार्टी को बहुत ज़्यादा सीट मिल गया तो वो पार्टी अपनी एक तरह से कहें कि बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी ना करने लगे। इस बात का भी गैम्बलिंग था। जैसे हम जुआ खेलते हैं तो पता नहीं रहता है ना क्या होने वाला है, तो कंट्री आगे डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ पाएगा या नहीं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसीलिए रामचंद्र गुहा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। आप जब यूजी में या फिर हो सकता है यूजी में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इनका नाम सुनेंगे, या पीजी में भी तो श्योरली आप इनको पढ़ेंगे ही। तो इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था वो अनएक्सपेक्टेड था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 1950 में ये बात चल रही थी कि 1950 में ही इलेक्शन करा लिया जाएगा, लेकिन 1950 में कई कारणों से नहीं होता है, क्योंकि कंसर्न था कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाएगा, और वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन करता है, और 1951 में इलेक्शन स्टार्ट किया जाता है। लगभग 6 महीने की कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग प्रक्रिया चलती है। जैसे कुछ टाइम दिया जाता है आज भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैंडिडेट को अपना इलेक्शन कैंपेन करने की। उसके बाद में आदर्श चुनाव संहिता लागू होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं, उसकी काउंटिंग होती है। तो लगभग 6-7 महीने तक पूरे देश में चुनाव होते रहे 1951 से 52 तक। और जब रिज़ल्ट आया तो ऑफकोर्स ये एक तरह से बहुत अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो था नहीं, क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें एक्सपेक्टेशन था कि एक ऐसी पार्टी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्ट्रगल को झेली है, वो अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों के हित के लिए जो वादे किए हैं पहले उन्होंने, वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और इसी उद्देश्य से, इसी एक्सपेक्टेशन में लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया। उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते ही हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी बड़े स्तर पे टोटल सीट में से एक तरह से कहें बहुत ज़्यादा सीट गेन करके सत्ता में आई।
अपोजिशन पार्टी को बहुत ही कम वोट मिले। इसके कई रीज़न हैं। कम वोट नहीं मिले, कम सीट्स मिली। अपोजिशन पार्टी को वोट तो काफ़ी मिले थे, बट वो मतलब एक तरह से कहें FPTP जो सिस्टम है, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको वोट ज़्यादा गेन नहीं करना है। आपको जितने पार्टीज़ उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने कैंडिडेट हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वोट गेन करना है। तो इवन 30% वोट भी आप गेन करते हैं तो आप जीत जाएंगे। जैसे कि 70% वोट है वो अपोजिशन में 4 लोगों में बट गया, कोई 15%, कोई 17%, कोई 20%, कोई 25% पा रहा है, तो 30% आपका सबसे ज़्यादा है तो आप जीत जाएंगे। यही हाल कांग्रेस के साथ भी हुआ। कई फैक्टर थे, हम ये नहीं कर रहे हैं सिर्फ यही हुआ। कांग्रेस की अपनी एक लेगेसी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उसके वजह से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, और एक तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट में। तो कुल मिला जुला के अब इंडियन गवर्नमेंट में एक तरह से इंडिया में जो डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, इलेक्शन ओवर हो चुका था, यानी कि अब जो क्रिटिक थे जो कह रहे थे कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, डेमोक्रेसी डेवलप्ड कंट्री में पॉसिबल है, इंडिया में नहीं पॉसिबल है, तो ये उनको गलत साबित कर रहा था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस पहले 3 इलेक्शन में कैसे सेटअप रहता है। आप यहाँ जो आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, इसमें जो येलो कलर की जितनी भी बाउंड्रीज दिखाई जा रही हैं, जितना भी पार्ट दिखाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया, नियरली ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कांग्रेस रूल गवर्नमेंट हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में नियरली यही चीज़ें रहती हैं। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, जिसमें केरला में, तो केरला को रेड कलर से दिखाया गया है, येलो कलर नहीं है। केरला की स्टोरी अलग है, हम आपको बताएंगे। केरला में एक तरह से कहें कि पहला वो स्टेट था जहाँ पर कोई अपोजिशन सत्ता में आई थी। बाकी आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो एक तरह से कहें वहाँ के महाराजा के साथ में साइन हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिवोक कर दिए गए हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, वहाँ दूसरी पार्टियाँ रूल कर रही थी। तो कुल मिला जुला के ये कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में जो इलेक्शन कराया गया उसमें नेहरू के लीडरशिप में अपनी लेगेसी को एक तरह से कहें, जो उनकी अपनी लेगेसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसके चलते एक तरह से कहें फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट सेटअप हुई। और एक तरह से कहें नेहरू का जो पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडरशिप था, नेहरू को लोग ना सिर्फ फ्रीडम फाइटर के रूप में देख रहे थे, बल्कि उनको लग रहा था कि ये उन वादों को पूरे करेंगे, और इसीलिए उन्होंने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया। तो इस तरह से पार्टी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो वोट मतलब जो पार्टियां जीत के लाई, उसमें टोटल 489 सीट था। जैसा कि आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को अलग कर लिया और बाद में डिलिमिटेशन हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में बनाई गई, और उस 489 में से 364 शायद आज तक की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इतना सीट किसी गवर्नमेंट में नहीं आया। अभी 2014 में 300 प्लस सीट बीजेपी गवर्नमेंट में, एनडीए एक तरह से एनडीए गवर्नमेंट कहें, इसमें मोदी जी की लीडरशिप में आया, बट वो 545 सीट्स में से है। तो इवन अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस के बाद में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट गेन किया तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि 1925 में आज़ादी की लड़ाई के टाइम में ही सेटअप हुई थी। और आगे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे अगले वीडियो में
कि किस तरह से ये आगे इवॉल्व किया। बट ये समझिए कि सेकेंड एक तरह से कहें लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में ये सिर्फ 16 सीट ही गेन कर पाई, और 16 सीट में ही ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर करके आई। स्टेट असेंबली में भी कांग्रेस ज़्यादातर स्टेट में एक तरह से कहें फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट के रूप में आई। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस थे जहां कांग्रेस किन्हीं वजहों से नहीं जीत पाई, जिसमें त्रावणकोर कोचीन का जो क्षेत्र है, आज का जो केरला है, या फिर मद्रास और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर कांग्रेस जीत के नहीं आ पाई। बाकी और जो पूरे देश में एक तरह से कहें जितने भी जगहों पर इलेक्शन कराए गए, वहाँ पर कांग्रेस की स्टेट में भी गवर्नमेंट बनी और सेंटर में भी गवर्नमेंट बनी। ये जो क्षेत्र हैं कोचीन या मद्रास, उड़ीसा, जिन क्षेत्रों में कांग्रेस जीत नहीं पाई, वो और पार्टियों के साथ में कोलिशन बना करके भी एक तरह से कहें सरकार वहाँ पर बना ली। इसी तरह से कांग्रेस सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन जो हुआ 1957 में या फिर 1962 में, उसमें भी कांग्रेस ने लगभग 3/4 वोट गेन करके अपना एक तरह से कहें जो उनका डोमिनेंस था, अपोजिशन पार्टियों को बहुत ही मिनिमल सीटें मिल पा रही हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस की हिस्टोरिकल लेगेसी में लोगों को विश्वास था कि कांग्रेस ही है जो कंट्री की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकती है। और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस में ही कई तरह के फैक्शन थे और इस वजह से कांग्रेस लोगों का विश्वास जीत पा रही थी। जब कांग्रेस का डोमिनेंस था शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में, उसी समय 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कोलिशन से कांग्रेस के अगेंस्ट में सरकारें बना ली। जैसे उड़ीसा में, मद्रास में कांग्रेस ने ज़्यादा सीट ना गेन करते हुए भी कोलिशन की सरकार बना ली। उसी तरह से केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सरकार वहाँ पर बनाई। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस का डोमिनेंस ज़रूर था, कांग्रेस 3/4 से ज़्यादा सीटें गेन कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टोटल का 3/4 से ज़्यादा वोट भी कांग्रेस को मिल रहा है। नियरली आधा से भी कम वोट मिल रहा था कांग्रेस को इन इलेक्शंस में। इसके बाद भी कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत के ला रही थी। इसका सबसे बड़ा वजह अगर हम कहें तो कांग्रेस का जो कंसंट्रेटेड वोट था, जो कि एफपीटीपी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एफपीटीपी सिस्टम मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन, तो 4 में से आपको टोटल का आधा % नहीं लाना है। जैसे मान लीजिए टोटल वोट करने वाले लोग 100 हैं और 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर आप एफपीटीपी सिस्टम से वोट करा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ उन चारों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। तो ये भी संभव है कि एक लोग 30 वोट पाएँ, एक लोग 25, एक 22, एक 21 ऐसे। तो जो 30 वोट पा रहा है, जो कि आधा से भी कम वोट पा रहा है, 100 में से आधा मतलब 50, तो 50 से भी कम वोट पा रहा है, लेकिन वही जीत जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पा रहा है, यानी कि जिसका वोट ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एरियाज में, वो ज़्यादा उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कांग्रेस का यही हाल था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कांग्रेस नहीं जीत सकती थी, तो वहाँ पर कांग्रेस के वोटर बिल्कुल नहीं थे या बहुत कम थे। लेकिन जिन एरियाज में कांग्रेस के जीतने की चांसेस ज़्यादा थी, वहाँ उसके वोट कंसंट्रेटेड थे, तो वहाँ अपोजिशन पार्टी के लोग एक तरह से कहें कांग्रेस का वोटिंग सिस्टम ऐसा कंसंट्रेटेड था कि वो अपोजिशन में जो वोट अपोजिशन का जो वोट था वो बढ़ जा रहा था और 30-35% या 40% वोट के साथ में ही कांग्रेस जीत जा रही थी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो यही था। इसको हम और डिटेल में किसी वीडियो में एफपीटीपी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि कांग्रेस आधा से कम वोट पा करके भी 3/4 सीटें जीत रही थी इन शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में। कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो उसका नेचर कैसा था? क्या ये नेचर वर्ल्ड के और सारे कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया
या मैक्सिको, साउथ कोरिया या इवन ताइवान जो कि कुछ सालों पहले तक था, इनके जैसा था या फिर उनसे डिफरेंट था? अच्छा, इन कंट्रीज़ में डोमिनेंस जो था सिंगल पार्टी का वो किस तरह का था? इन कंट्रीज़ में जो डोमिनेंस था वो ये था कि अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को या तो हैरास किया जा रहा है या तो एक ही आइडियोलॉजी की कोई एक पार्टी है और वही रूल कर रही है बार बार। इंडिया में ये केस नहीं था। इंडिया में जो कांग्रेस के साथ सिचुएशन था वो इससे डिफरेंट था। क्या सिचुएशन थे? इन सारे कंट्रीज जिनका हम नाम लिए हैं फॉरेन कंट्रीज़, यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस, सिंगल पार्टी डोमिनेंस के साथ में ये डेमोक्रेसी से अपने आप को कंप्रोमाइज़ भी कर रहे थे। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ में कांग्रेस के डोमिनेंस के टाइम में भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इवन पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने कई ऐसे लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह दी, कैबिनेट में जगह दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि उनकी अपनी पार्टी के नहीं थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसा इसलिए शायद किया गया होगा नेहरू के द्वारा कि वो एक तरह से कहें कि एक तरह से कहें जो पॉसिबिलिटीज़ हों थोड़ी बहुत कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस है और एक ही आइडियोलॉजी की डोमिनेंस सेटअप हो जाए, इसको काउंटर करने के लिए शायद उन्होंने जगह दिया हो ताकि अपोजिशन की भी बातें सुनी जाएं। तो खैर ऐसा दुनिया में या फिर ऐसा इंडिया में उनके बाद में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई, चाहे वो आगे आने वाली कांग्रेस की इंदिरा या राजीव गांधी की गवर्नमेंट हो या इवन मनमोहन की गवर्नमेंट हो या फिर एनडीए की अटल बिहारी की गवर्नमेंट या फिर अभी मोदी की गवर्नमेंट, ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया कि अपोजिशन के मेंबर को अपने कैबिनेट में जगह दे दिया हो। खैर वो उस समय की पॉलिटिक्स कई तरह के आइडियल्स पे भी चल रही थी, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेटिक कंडीशन जो इंडिया में थे वो वर्ल्ड से अलग थे। यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस तो सेट था, कांग्रेस ज़्यादा सीट गेन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन था। इलेक्शन में अपोजिशन की पार्टियाँ भी उतनी ही आज़ादी महसूस कर रही थीं जितना कांग्रेस, और इलेक्शन कमीशन कांग्रेस को कुछ स्पेशल प्रिविलेज की तरह से नहीं देख रहा था। वही नियम कानून कांग्रेस के लिए भी थे जो और पार्टियों के लिए थे। तो अपोजिशन पार्टियों के लोगों को हैरेस नहीं, एक तरह से कहें कि इनफॉर्मल तरीके से ये चीज़ें चल रही थीं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, तो वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जा रहा था। जिन जगहों पर अपोजिशन के लोग एक्टिव थे वो अपोजिशन के लोग भी कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन था और अपोजिशन के लोग भी उसी तरह से आज़ादी से इलेक्शन लड़ रहे थे। कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज एंड द लेगेसी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो कि हम बताए कि और भी कई पार्टियां थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सोशलिस्ट पार्टी भी थी, लेकिन इसमें कांग्रेस सबसे आगे थी और कांग्रेस को इसका एडवांटेज भी बाद में इस शुरुआती गवर्नमेंट के टाइम में मिला। तो जैसा कि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को लीड किया था और नेशनल मूवमेंट में अमीर भी लड़ाई लड़ रहा है आज़ादी के लिए, गरीब भी लड़ रहा है, या फिर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, तो कांग्रेस में इंक्लूसिविटी यानी कि सबको साथ में लेकर चलने का एक नेचर था। और वही इसको एक तरह से कहें ये जो डोमिनेंस है, लोगों का जो विश्वास है कि कांग्रेस लीड कर सकती है, वो इसीलिए संभव हो पाया। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो सोशल और आइडियोलॉजिकल कंडीशन था वो कैसा था। तो जो कांग्रेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो एक मास पॉलिटिकल पार्टी था, एक तरह से मास रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में आप एक आइडियोलॉजी को लेकर तो नहीं चल सकते कि हम सिर्फ गरीब लोगों की बातें सुनेंगे। आज़ादी तो सिर्फ गरीब लोगों को नहीं लेना है, अमीरों को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए तो मुसलमान को भी चाहिए या सिख को चाहिए, क्रिश्चियन को चाहिए, अलग अलग जातियों के लोगों को भी चाहिए। तो आज़ादी के टाइम में, आज़ादी की लड़ाई के टाइम में कांग्रेस एक मास पॉलिटिकल पार्टी थी। इवन कांग्रेस में कई तरह के कांग्रेस के अंदर कंट्राडिक्टरी ग्रुप थे।
अगर किसानों का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी रिप्रेजेंट किए जा रहे थे इसी कांग्रेस के द्वारा। अर्बन क्लास का रिप्रेजेंटेशन अगर कांग्रेस कर रही थी तो रूरल क्लास यानी विलेजेस का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कांग्रेस कर रही थी। विलेज के भी हित की बात कर रही थी कांग्रेस, वर्कर्स के साथ में ओनर्स का भी बात कर रही थी, या फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास की बात कर रही थी, अलग अलग जातियों का भी बात कर रही थी कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कांग्रेस में ही जगह पा रही थी, और जो अपोजिशन के लोग थे वो इसके एक फैक्शन के रूप में काम कर रहे थे। मतलब ये अपोजिशन के रूप में, जैसे मान लीजिए सी राजा गोपालाचारी की हम बात करें, जिन्होंने पार्टी जो बनाई, उनका ओरिएंटेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ ज़्यादा था। तो वो एक तरह से अर्बन क्लास, मतलब जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो, या फिर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब वो लोअर क्लास की बात नहीं कर पा रहे हैं, लोअर कास्ट की बात नहीं कर पा रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन के रूप में काम कर रहा था। आइडियोलॉजिकली इसमें कई तरह के लोग काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के पहले कई तरह की पार्टीज़, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कांग्रेस के अंदर ही रह के काम कर रही थी। इवन 1937 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी कांग्रेस के ही अंदर माना जा रहा था कि ये कांग्रेस की ही एक फैक्शन है। जैसे कि कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे कांग्रेस के ही अंदर, तो इसको कुछ एक्सट्रीमिस्ट के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन बाद में ये इलेक्शन, मतलब एक तरह से कहें, हम देखते हैं कि ये अलग पार्टी के रूप में सेटअप हुई। तो कांग्रेस में इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी थी, जिनमें अगर हम बड़े लीडर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर हो गए, या आगे चल के जो लीडर बने राम मनोहर लोहिया, या फिर इंदिरा के टाइम में जो जयप्रकाश नारायण। तो ये लोग भी उसी कांग्रेस के अंदर एक फैक्शन के रूप में काम कर रहे थे। आगे हम समझेंगे कि किस तरह से ये लोग अलग अलग पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस में कुछ बदलाव होता है और उसकी वजह से। लेकिन ये समझिए कि अलग अलग फैक्शन काम कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। कई तरह के फैक्शन अगर काम कर रहे हैं, फैक्शन का मतलब कई तरह के डिफरेंट ग्रुप, तो वहाँ पर टॉलरेंस और मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। आइडियोलॉजिकली डिफरेंट तरह के लोग अगर हैं तो उनमें टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो कांग्रेस का कोलिशन कैरेक्टर था वो कांग्रेस में अपने आप में एक स्ट्रेंथ था, और इसी वजह से कांग्रेस किसी एक्सट्रीमिज़म को अडॉप्ट नहीं कर पाई। जैसे कि हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे देखते हैं कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रही है, या फिर अगर हम कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की और बात करें, जो कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के द्वारा जो बनाया गया, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बनाया गया, उसमें वो किसी सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंस के लिए सीधा बात कर रहे थे। तो कांग्रेस का जो कैरेक्टर था वो सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन के साथ में इंडिपेंडेंस की बात करना था, और इसीलिए कंप्रोमाइज़ और इंक्लूसिविटी कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। क्योंकि इंडिपेंडेंस की डिमांड रखना तो ठीक है, अब तो इंडिपेंडेंस मिल गया था, अब डिफरेंट तरह के लोग कैसे इंक्लूड किए जाएं गवर्नमेंट में, और अलग अलग तरह के लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये ज़रूरत था। और इसमें लोगों को विश्वास था कि कांग्रेस सबसे आगे है। अपोजिशन कांग्रेस की एक सबसेट के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि अपोजिशन कुछ ऐसी चीज़ें कह रही थी जो कि अगर हम पूरी तरह से देखें तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में फिट बैठ रहा था। तो इसीलिए अपोजिशन उतना सक्सेसफुल थी नहीं। कांग्रेस में इंटरनली कई तरह की एम्बिशियस ग्रुप हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसानों का एक ग्रुप है तो वहीं पर इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ग्रुप है कांग्रेस के ही अंदर, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप इंडस्ट्रियलिस्ट के हित की बात कर रहा है, वहीं किसानों का ग्रुप किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थीं। कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के बाद में भी अपनी ये इंक्लूसिविटी इसी रूप में मेंटेन रखी है, और शायद इसी इंक्लूसिविटी के चलते कांग्रेस ने अपनी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को, जो कि एक तरह से कहें राइट विंग लीडर, एक्सट्रीम राइट विंग लीडर माने जाते थे उस समय, या फिर हम बात करें अंबेडकर की,
जो एक तरह से कहें लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखे जा रहे थे उस समय ज़्यादातर। तो ये चीज़ें थी, इसीलिए शायद इंक्लूसिविटी को बनाए रखने के लिए नेहरू ने अपने कैबिनेट में जगह दिया इन लोगों को। अगर कोई ग्रुप कांग्रेस के अंदर जो है वो कांग्रेस से हैप्पी नहीं भी है तो वो उनसे निकल करके, जैसे आज देखते हैं आप बीजेपी में कोई है, बीजेपी से नहीं है खुश है तो वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है, या कांग्रेस में है कांग्रेस से नहीं खुश है तो बीजेपी को या और किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है। तो उस समय था कि अगर आप नहीं मतलब कोई नहीं भी खुश रहा है कांग्रेस से तो वो कांग्रेस के ही अंदर रह के दूसरे ग्रुप से फाइट करने में विश्वास रख रहा था, ना कि कांग्रेस से निकल जाने में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से निकल जाना कोई सोल्यूशन था नहीं। आप निकल जाएंगे तो अपोजिशन बन जाएंगे और अपोजिशन का ज़्यादा कुछ फ्यूचर उस समय दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कांग्रेस का डोमिनेंस फेज चल रहा था। तो लोग जो लीडर्स थे वो कांग्रेस में ही रह के कांग्रेस को अपोज करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस अगर कुछ गलत कर रहा है तो। और इसीलिए कांग्रेस में एक इंटरनल अपोजिशन था, एक इंटरनल फैक्शनिज्म था कांग्रेस के ही अंदर, और वो उसका एक स्ट्रेंथ बन के काम कर रहा था जो कांग्रेस को एक्सट्रीमिज्म से बचा रहा था और कांग्रेस में इंक्लूसिविटी को मेंटेन कर रहा था। कांग्रेस एक ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी बन के काम कर रही थी क्योंकि वो किसी एक्सट्रीम, जैसे कि अगर हम लेफ़्ट की बात करें कि एकदम सोशलिस्ट सोसाइटी हो जाए, या राइट की बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो जाए, तो दोनों के मिक्स फॉर्म को अडॉप्ट किया गया था। एक मिक्स्ड इकॉनमी हमने अडॉप्ट किया और आइडियोलॉजिकली ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी बन के काम कर रही थी, सभी के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। इसीलिए इसको कैच आल पार्टी के रूप में समझा गया। कैच आल पार्टी ऐसी पार्टियां होती हैं जो सभी तरह के ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश करती हैं और उनसे उनको ये उम्मीद होती है कि हम सभी से वोट गेन करके सत्ता में आएंगे। अपोजिशन पार्टी जो थी वो अल्टरनेटिव नहीं बन पाई कांग्रेस की क्योंकि वो कांग्रेस की सबसेट के रूप में आइडियोलॉजिकली काम कर रही थी। पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस के बीच में हो ही रहा था। शुरू के फर्स्ट डिकेड में जो कांग्रेस का इस तरह का डोमिनेंस था, इसी को एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका रजनी कोठारी, उन्होंने इसको कांग्रेस सिस्टम नाम दिया कि ये पूरा कांग्रेस सिस्टम है, इसमें अपोजिशन भी है तो कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस ही रूल कर रही है। तो ये था पूरा कांग्रेस के डोमिनेंस का फेज़। आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के डोमिनेंस के ही दौरान, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ, ये सारी पार्टियां भी एक्टिव थीं। हालांकि कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं थी, बट उस समय किस तरह से ये सर्वाइव कर रही थी और इनका क्या सिचुएशन था और इनका क्या इम्पोर्टेंस था। अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।